हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वक्स वंडर में। तो एक बार फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं राजभाषा, फाइनेंस और स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये हमारी इस सीरीज का 8वां क्लास है। अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का टॉपिक। मैं आपको बता दूं, हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले एलडीसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही ये ग्रुप बी एग्जाम की में लगे हुए छात्रों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कीजिए सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो तो देख लेते पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। तो सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है? तो उसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश अवार्ड स्कीम इज अप्लीकेबल फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप रेलवे के टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कोई बुक लिखते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा? तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड स्कीम। इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड स्कीम। तो दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में ये जवाब देना है कि अगर जो व्यक्ति कहानी या फिर उपन्यास लिखते हैं तो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है रेलवे के द्वारा। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड स्कीम इज अप्लीकेबल फॉर राइटिंग स्टोरीज कलेक्शन एंड नोवेल बुक राइटिंग इन हिंदी। तो अभी हमने आपसे पूछा, तो अगर आपका आंसर सही है तो आप इससे मैच कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र होगा। कौन सा अवार्ड होगा? मुंशी प्रेमचंद अवार्ड स्कीम होगा। अगर कोई आप स्टोरी या फिर नोवेल लिखते हैं तो उसके लिए कौन सा अवार्ड मिलेगा आपको? मुंशी प्रेमचंद अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस व्हेन सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 33 जो है, सेक्शन 33 है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का, तो वो कब कब फोर्स में आया? तो उसका सही आंसर है 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1965 में फोर्स में आया है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में कितनी भाषाओं को इंक्लूड किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। तो एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, which of the following document are not covered under section 33 of the official language act 1963 as amended in 1967। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो आया था वो 1963 को आया था और अमेंड हुआ था 1967 को। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था वो आया था 1963 को और अमेंड हुआ था 1967 में। तो उसके अंडर वैसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको 33 के अंदर, सेक्शन जो 33 है उसके अंदर नहीं रखा गया है? तो ये है टेक्निकल बुक्स। जितने भी सारे टेक्निकल बुक हैं उनको सेक्शन 33 से एक्सक्लूडेड रखा गया है, बाहर रखा गया है। अब नेक्स्ट है, ये हमारा स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एलएपी दैट कैन बी इनकैस्ड बाय अ रेलवे एम्प्लॉय व्हाइल अवेलिंग पास पीटीओ इन द इंटायर कैरियर इफ इज फॉर हाउ मेनी डेज। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने पूरे सर्विस पीरियड में कितने दिनों का एलएपी इनकेसमेंट करा सकता है। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो अभी जाके देख लें, आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। और जो लोग हमारे ये वीडियो देखे हैं तो उनको इजीली आंसर इसका पता होगा और उन लोगों को देना है इनका जवाब कमेंट सेक्शन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर फॉर कट इन पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट अंडर डीएआर रूल 1966।
तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो DAR रूल है 1966 उसके तहत सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं कि पेंशन में कटौती का आदेश देने का अधिकार किसके पास है। अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी है, वो रिटायर कर चुका है, अभी क्या है उसको कोई पेनल्टी लग गई, कोई उसके पास पेंशन के जिसके कारण क्या हुआ उसका पेंशन काटना है, तो इस केस में उसका पेंशन काटने का जो अथॉरिटी है वो किसके पास है। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, देश के राष्ट्रपति के पास है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिटायर्ड रेलवे पर्सन, रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट का जो है पेंशन का पैसा कट करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के राष्ट्रपति के पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हेन आर रेलवे एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनल्टी इज इम्पोज्ड द सस्पेंशन पीरियड में बी ट्रीटेड एज व्हाट। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार समझा देते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी रेलवे सर्वेंट को, रेलवे एम्प्लॉय को सस्पेंशन में रखा गया है, निलंबित किया गया है, तो उस केस में क्या होगा, जो उसका सस्पेंशन पीरियड है उसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन है जब एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है लेकिन केवल एक मामूली जुर्माना लगाया जाता है, जैसे उसका PTO या पास बंद कर दिया या फिर उसको सेंसर करके छोड़ दिया, तो उस निलंबन अवधि को क्या माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है ड्यूटी। इसका सही आंसर क्या है, उसे ड्यूटी में माना जाएगा। उसका सही आंसर क्या है, उसे ड्यूटी में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है as per extant rule what is the ceiling limit of retirement gratuity of an employee who has completed 33 years of the service। तो इसमें क्या है कि जो भी एम्प्लॉय 33 years ऑफ सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं तो उसका मैक्सिमम ग्रेचुटी कितना होगा, मैक्सिमम ग्रेचुटी कितना होगा। तो इसका सही आंसर है 16.5 मंथ इमोलमेंट और 20 लाख रुपीज विच एवर इज मिनिमम। तो इसका सही आंसर होगा क्या है, 20 लाख मिलेगा, नहीं तो 16.5 मंथ का जो उसका है उसका सैलरी का इंक्लूड जो इमोलमेंट है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्शन हैज अ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग सुपरवाइजरी पोस्ट टू इंश्योर एज पर रूल 321 ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल। तो जो रेलवे आचरण नियम है उसके तहत क्या है, नियम संख्या 3 का 2 का 1 के अनुसार जो भी सुपरवाइजरी पोस्ट पर हैं तो उनके लिए रेल सेवक के पास क्या कार्रवाई है। तो उसके लिए अगर कोई भी है तो उसमें क्या है, टू इंश्योर इंटीग्रिटी, उसको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है और डिवोशन टू द ड्यूटी ऑफ स्टाफ अंडर हिज कंट्रोल, और उसे क्या करना है, अपने अंदर के स्टाफ के अंदर प्रति उसका क्या है, डिवोशन बनाए रखना है। ये क्या बोलता है, ये रेल आचरण नियम 321 के अनुसार किसी भी सुपरवाइजरी पोस्ट के अंदर उसके रूल में लिखा गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट हैज टू मेंटेन डिवोशन टू द ड्यूटीज। तो हमने अभी तुरंत देखा कि रेलवे सर्वेंट को अपने ड्यूटी के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति क्या है, उसको ईमानदारी बरतनी है, उसको डिवोशन दिखाना है, उसके वफादार रहना। तो ये कौन सा रूल में लिखा गया है, ये लिखा गया है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 3 का 1 का 2 में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 3 का 1 का 2 में लिखा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट पोर्टल डील्स विद द पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन है कि वैसा कौन सा वेबसाइट है जो रेलवे पेंशनर के रिलेटेड पोर्टल है। तो इसका सही है अर्पण, ARPAN, अर्पण। इसका सही आंसर है अर्पण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल इज डिजाइन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज टू लीव अ रिकॉर्ड ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस वाइल इन गवर्नमेंट सर्विस। तो ये कौन सा है, अनुभव है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सरकारी कर्मचारियों का पोर्टल है जिससे वे अपने अनुभव को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब वे सर्विस पीरियड के दौरान रहते हुए जो भी उसका अनुभव था कि उनका कैसा अनुभव रहा सर्विस पीरियड के दौरान। तो इसके लिए कौन सा डिजाइन किया गया है, तो इसका पोर्टल का नाम है अनुभव। इसके पोर्टल का नाम भी क्या है, अनुभव ही है। इसके पोर्टल का नाम क्या है, अनुभव है। नेक्स्ट है फॉर ए फोरम फॉर डिस्कशन बिटवीन रेलवे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न।
तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि वैसा कौन सा फोरम है, वैसा कौन सा कॉमन फोरम है जहाँ पे क्या है, रेलवे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के कॉमन मैटर के बारे में डिस्कशन होता है। तो इस तरह टोटल यहाँ पे 3 है, पीएनएम परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, उसके बाद दूसरा आता है जेसीएम जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, और तीसरा आता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट प्रेम। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों ऐसे फोरम है जहाँ पे क्या होता है, रेलवे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का जो कॉमन मैटर्स है उसके यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ एक्स ग्रेटिया पेमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑकरेंस ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेल में ड्यूटी के प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में अनुग्रह भुगतान की ऊपरी सीमा क्या है। तो आसान शब्दों में बोले तो अगर किसी का ड्यूटी ऑन ड्यूटी में क्या होता है, डेथ हो जाता है, ऑन ड्यूटी में मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उसे कितना जो है भुगतान मिलेगा, उसे टोटल 25 लाख रुपए मिलेंगे। ऑन ड्यूटी डेथ 25 लाख रुपीज, ऑन ड्यूटी डेथ 25 लाख रुपीज, ड्यूटी के दौरान मौत 25 लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन पेनल्टीज अंडर रूल 6 ऑफ DAR रूल 1966 ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि DAR रूल 1966 का जो रूल नंबर 6 है उसके अंदर कौन सा पेनल्टी नहीं इंक्लूडेड है। तो सस्पेंशन को क्या है, पेनल्टी नहीं माना जाएगा, निलंबन को पेनल्टी नहीं माना जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सस्पेंशन। नेक्स्ट है, हु इज empowered टू रीअपॉइंटमेंट फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अदर टू अनदर सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शन बाय रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक अप्रोप्रिएशन फंड से किसी एक प्राइमरी यूनिट से क्या करना है दूसरे प्राइमरी यूनिट में, मतलब मान लीजिए कोई फंड आया, उसका एलोकेशन किसी एक यूनिट में है और उसे एक प्राइमरी यूनिट से हटा के दूसरे सब्जेक्ट में डालना है, तो उस केस में क्या है कि रेलवे बोर्ड के उस फंड के रिगार्डिंग क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन की गई हैं। तो इस केस में इसका पावर जो है वो जनरल मैनेजर जीएम के पास है। किसके पास पावर है, जीएम के पास है। नेक्स्ट है, विच वर्क आर इंक्लूडेड इन प्लान हेड 1600। तो प्लान हेड से रिलेटेड हमारा एक डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं वीडियो के अंत में इसका आपको लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्लान हेड 1600 जो है वो कौन से काम के लिए आता है। तो इसका सही आंसर है ट्रैफिक फैसिलिटीज यार्ड रिमॉडलिंग वर्क। इसका सही आंसर है ट्रैफिक फैसिलिटीज यार्ड रिमॉडलिंग वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क आर इंक्लूडेड इन प्लान हेड 4200। तो 4200 के अंदर कौन सा वर्क आता है। तो इसका आंसर है प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप वर्क्स। तो जो भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, वर्कशॉप्स हैं, उनके अंदर जितने भी काम है वो प्लान हेड 4200 के अंदर आता है, 4200 के अंदर, प्लान हेड 4200 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज हाईएस्ट वैल्यू इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि ABC विश्लेषण के तहत जो हाईएस्ट कॉस्ट के जो वस्तुएं हैं, हाईएस्ट यानी उच्चतम मूल्य की जो वस्तुएं हैं उसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो उसको ए कैटेगरी में रखा गया है। उसको किस श्रेणी में रखा गया है, ए कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इन PL प्राइस लेजर नंबर ऑफ रेलवे स्टोर आइटम इंडिकेट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो PL है, PL का मतलब क्या है, प्राइस लेजर लेजर नंबर है। तो जो PL नंबर है, प्राइस लेजर नंबर है, उसके वो क्या होता है, टोटल 8 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्ड और फोर्थ डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको इंडिकेट करता है। तो उसका सही आंसर है सब ग्रुप को इंडिकेट करता है। क्या किसको इंडिकेट करता है, सब ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों जो पीएल नंबर है, पीएल नंबर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पीएल नंबर कितने डिजिट का होता है, पीएल नंबर 8 डिजिट का होता है। ये 8 डिजिट को हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट में पार्ट ए होता है जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट आते हैं, पहले 2 अंक आते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी में है क्या है, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट आता है। पार्ट सी में क्या आता है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ डिजिट आता है। पांचवा, छठा और सातवां
अंक आता है और पार्ट डी में लास्ट अंक आता है। इस तरह में इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं। पार्ट ए जो है जिसमें 2 डिजिट आते हैं वो क्या किसको रिप्रेजेंट मेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट ए जो कंसिस्ट है 2 डिजिट का वो क्या करता है मेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद जो थर्ड थर्ड और फोर्थ डिजिट है वो सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो पार्ट सी है वो 3 डिजिट का होता है, यानी पांचवा छठा और पांचवा छठा और सातवां डिजिट जो है वो 3 डिजिट जो है पार्ट सी को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या करता है सीरियल नंबर के को डिजिट करता है। उस ग्रुप का सब ग्रुप का क्या करता है सीरियल नंबर को डिजिट करता है रिप्रेजेंट करता है। पार्ट सी की जो 3 डिजिट हैं वो सब ग्रुप के सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्ट डी जो है वो क्या है स्पेशल सिग्निफिकेंस है जो क्या है इंटेंट का जो है वो यूनिक कोड को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट डी क्या करता है लास्ट का जो डी है वो इंटीग्रिटी ऑफ कोड नंबर यानी कंप्यूटराइजेशन जो है उसके डिजिट को रिप्रेजेंट करता है पार्ट डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन है इसमें है विच एप्लीकेशन वेबसाइट इज अंडर यूज्ड फॉर इशूइंग प्रिविलेज पास टू द रेलवे एम्प्लॉय। क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा वेबसाइट है जो रेलवे एम्प्लॉय को पास इशू करने के लिए यूज होता है। कौन सा एप्लीकेशन या वेबसाइट है जिसका उपयोग पास यूज करने के लिए पास इशू करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर है HRMS। HRMS ये बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे। हम जितने भी सारे रेलवे एम्प्लॉय होंगे सारे लोग HRMS से फेमिलियर होंगे। उनको पता होगा कि HRMS में जो है पास इशू किया जाता है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएशन डिफाइंस सब सरप्लस आइटम इन इंडियन रेलवे स्टोर। तो इसमें दिया गया है कि वैसे कौन से आइटम को सरप्लस आइटम कहा जाएगा। स्टोर में इंडियन रेलवे की जो स्टोर है उसमें कौन से आइटम को सरप्लस आइटम कहा जाएगा। तो वैसा आइटम जो विच आर नॉट यूज्ड फॉर पास्ट 24 मंथ, वैसा आइटम जो है जो रेलवे द्वारा जो रेलवे स्टोर से पिछले 24 महीने में इशू नहीं किया गया हो तो वे सारे आइटम क्या होंगे सरप्लस आइटम की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which amongst the following rank highest in the order of precedence in discharging financial power in Indian Railway। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेल में जो है वित्तीय शक्ति के निर्वहन में जो भी फाइनेंशियल पावर है उसके जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर जो होगा उसमें सबसे टॉप पे कौन है। तो उसका सब में सबसे टॉप क्या होगा जनरल फाइनेंशियल रूल GFR जो है सबसे टॉप पे होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर आप सभी को लगभग पता ही होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का फुल फॉर्म क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में जुलाई 1 2017 के जुलाई के 1 तारीख से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें क्या है टोटल जो कैटेगरीज हैं गुड्स एंड सर्विस की टैक्स स्लैब की वो अलग अलग है, जिसमें 5% है, किसी के लिए 12% है, किसी के लिए 18% है और किसी के लिए 28% है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।